हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सब इस वीडियो में मैक्स वेबर के बारे में डिस्कस करेंगे और मैक्स वेबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो मैक्स वेबर थे वो फॉर्मलिस्टिक स्कूल से रिलेटेड थे। अब फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या होता है? तो जो हमारा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है वो दो प्रकार का है। पहला हमारा है फॉर्मलिस्टिक स्कूल और दूसरा हमारा सिंथेटिक स्कूल। तो इन दोनों स्कूलों से कुछ मेन थिंकर हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे फॉर्मलिस्टिक स्कूल में मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, स्मॉल, वॉन विच, टॉनीज, ये लोग संबंधित हैं। ये सारे फॉर्मलिस्टिक स्कूल से हैं। और हमारे सिंथेटिक स्कूल में एमाइल दुर्खाइम हो गए और क्या कहते हैं हॉबहाउस हो गए, सोरोकिन आदि, ये सब सिंथेटिक। अब हम समझते हैं कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या होता है। तो देखिए, ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी जो समाजशास्त्र है उसको देखने का नज़रिया, यानी जो हमारा समाजशास्त्र है उसको किस तरीके से ये थिंकर्स देखते हैं, उसको किस तरीके से स्टडी करते हैं, इस चीज़ को बताता है। तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल, मैक्स वेबर इस स्कूल से संबंधित है। फॉर्मलिस्टिक वाले जितने लोग भी हैं ये लोग कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी, वो स्पेशल सब्जेक्ट है, ये प्योर है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। यानी ये किसी भी और अदर सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके स्टडी नहीं कर सकता है। ये सोसाइटी की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने तरीके से ही स्टडी करता है, एकदम इंडिपेंडेंट होके, ठीक है। और जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं उनका मानना है कि जो समाज का अध्ययन है, जो हम सोसाइटी का स्टडी करते हैं, उसको हम केवल समाजशास्त्र से ही नहीं बल्कि अन्य जो विज्ञान है उन दोनों को मिक्स करके उसके बाद हम सोसाइटी का अध्ययन करें। तो यही डिफरेंट है दोनों में। और हमारे जो मैक्स वेबर हैं वो फॉर्मलिस्टिक वाले हैं, यानी मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र अपने आप में इंडिपेंडेंट है और हमें जो समाज में जो सोशल बिहेवियर है उसका मेन अध्ययन करना चाहिए। मैक्स वेबर जो हमारे हैं वो उनका मेन फोकस इसी चीज़ पे है, सोशल बिहेवियर पे, सोशल एक्शन पे, और इसी चीज़ के बारे में वो बात करते हैं। देखिए, मैक्स वेबर जो हमारे थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था 1864 में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1920 में हुआ था, 1920 में। ओके, अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर की जो कुछ इम्पॉर्टेंट उनके बुक्स थे। जैसे इकोनॉमी एंड सोसाइटी थी, थ्योरीज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद इनका था द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि बहुत फेमस थी। और इसके बाद था इनका द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। फिर पॉलिटिक्स एज वैकेशन एंड साइंस एज वैकेशन, ये एशे था जो कि मैक्स वेबर ने लिखा था। देखिए, मैक्स वेबर ने जो मेन बात किया था वो किस पे किया था? सोशल एक्शन पे किया था, सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था। वेबर के अनुसार जो समाजशास्त्र में उन्होंने सामाजिक क्रिया किसको बोला था? उन्होंने कहा था जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो कोई ना कोई कार्यात्मक बोध कराने का प्रयास करती हैं। यानी जो सामाजिक क्रिया हम किसको बोलेंगे? सामाजिक क्रिया से उनका अभिप्राय था कि जिसका कोई कारण हो, यानी एक्शन का रिएक्शन, उसे ही हम सामाजिक क्रिया बोल सकते हैं। ऐसे ही कोई काम को हम सामाजिक क्रिया नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई एक्शन हो रहा है और बदले में उसका रिएक्शन होगा तो हम उसको सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। उन्होंने बताया था कि सामाजिक क्रिया से अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जिनसे मनुष्य अर्थ जोड़े। यानी देखिए, जैसे हम कोई क्रिया कर रहे हैं, अगर उसका कोई मीनिंग निकलता है तभी हम उसे सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। और वेबर ने सामाजिक क्रियाएं की 4 प्रकार बताई थी। उन्होंने बताया था कि पहला जो उन्होंने बताया था वो था उद्देश्य युक्त, यानी तर्कसंगत, लॉजिकल जो थी वो क्रियाएं। इसमें उन्होंने बताया था कर्ता, साधन और साध्य की गणना की जाती है, जैसे कि इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था आर्थिक क्रियाएं। दूसरा उन्होंने बताया था मूल्योन्मुख, यानी जो वैल्यूएबल होती हैं, जिनका कोई मूल्य होता है। इन्होंने बताया था कि इनमें साधन साध्य के साथ मूल्यों की भी गणना की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन।
उसके बाद इन्होंने बताया था ट्रेडिशनल, पारंपरिक सामाजिक क्रियाएं, यानी जो क्रियाएं हमारी परंपरा से चली आ रही हैं, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे हमारी जो प्रथाएं होती हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस हैं। और चौथा इन्होंने बताया था भावनात्मक या संवेगात्मक, अफेक्चुअल, यानी जो हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध। तो ये 4 प्रकार की क्रियाओं की इन्होंने बात की थी। इसके अलावा वेबर ने आइडियल टाइप की बात की थी, जो कि बहुत ही फेमस है। आइडियल टाइप यानी वैचारिक प्रारूप। अब ये वैचारिक प्रारूप क्या होते हैं? आइडियल टाइप, उन्होंने बताया था कि जो इंटेलेक्चुअल गेस होते हैं, मेंटल कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये हमारे आइडियल टाइप होते हैं। और आइडियल टाइप के बारे में मैक्स वेबर ने बताया था कि ये 4 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला इन्होंने बताया था जनरल आइडियल टाइप, सामान्य वैचारिकी प्रारूप। दूसरा इन्होंने बताया था हिस्टोरिकल आइडियल टाइप, जो कि ऐतिहासिक होते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया था रेशनल आइडियल टाइप, तर्कसंगत वैचारिक प्रारूप, जैसे कि नौकरशाही। इसके अलावा मैक्स वेबर ने स्टेटस ग्रुप की बात की थी। स्टेटस ग्रुप का मतलब है समान जीवन अवसर, समान जीवन शैली, समान प्रतिष्ठा। वेबर के अनुसार कास्ट, क्लास और रोल परिस्थिति समूह है, यानी स्टेटस ग्रुप है, कास्ट, क्लास एंड रेस। और वेबर का ये भी मानना था कि जो स्तरीकरण का आधार होता है, जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन होता है, वो किसके आधार पर होता है? वो हमारी स्टेटस के आधार पर होता है। वेबर के अनुसार समाज में जो भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है, वो इकोनॉमिक, यानी जो हमारी बाजार की जो हमारी स्थिति होती है, उसके आधार पर होता है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने वर्स्टेहन की अवधारणा भी दी थी। वर्स्टेहन एक जर्मन शब्द है, जिसका मतलब होता है व्याख्यात्मक बोध। देखिए, जो वर्स्टेहन शब्द है, व्याख्यात्मक बोध, इस अवधारणा को सबसे पहले डिल्थे ने दिया था और इसे दर्शन शास्त्र में प्रयोग किया था इसका। देखिए, वेबर ने वर्स्टेहन के बारे में बताया कि जो वर्स्टेहन होता है, यानी व्याख्यात्मक बोध, ये एक समझ है। इसको उन्होंने बताया कि ये इसके 2 रूप हैं, 2 प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष अवलोकनात्मक बोध और दूसरा है व्याख्यात्मक बोध। मैक्स वेबर ने बोध के यानी समझ के प्रकार बताए थे। पहला जो प्रत्यक्ष, यानी जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अपने आँखों से देखते हैं, वो एक प्रकार का हमारा समझ होता है। और दूसरा जो व्याख्यात्मक बोध होता है, जो मंतव्यों को समझने का प्रयास करता है। एक होता है जो हम चीज़ सामने देख रहे हैं, उस चीज़ को तुरंत देख के जो चीज़ हम समझते हैं, वो हमारा प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके बाद हम जो चीज़ें उसकी जो व्याख्या करते हैं, वो हमारा व्याख्यात्मक बोध हो जाता है। उसकी व्याख्या करने के बाद हम जो समझने का प्रयास करते हैं, वो हमारा व्याख्यात्मक बोध हो जाता है। वेबर जो थे, उन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद को नहीं स्वीकार किया था, क्योंकि वे समाजशास्त्र में वर्स्टेहन पद्धति को अपनाते हैं। वे वर्स्टेहन यानी समझ के आधार पर समाज का अध्ययन करना चाहते थे। वो प्रत्यक्षवाद के समर्थक नहीं थे, यानी उनका मानना था कि जो चीज़ें हम देख के समझते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा देख रहे हैं वैसे ही हों, बल्कि हमें उन्हें वर्स्टेहन उसका व्याख्यात्मक बोध करना चाहिए, मतलब उसको हमको समझना चाहिए उसकी व्याख्या करके। इसीलिए वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने इसके अलावा देखिए कुछ अवधारणाएं दी थी, जैसे जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जिसको शून्य योग प्रत्यय बोलते हैं, वेबर ने दिया था। उसके बाद पावर मैट्रिक्स या पावर इक्वेशन, शक्ति का समीकरण, ये भी वेबर ने दिया था। सोशल यूजेज, सामाजिक रीतियाँ, उसके बाद कार्की, वेबर और दुर्खिम दोनों ने दिया था। उसके अलावा क्लास, स्टेटस एंड पार्टी की बात किसने की थी? वेबर ने की थी। परिवर्तन का करिश्माई सिद्धांत, ये भी वेबर ने दिया था। आदर्श प्रारूप, वर्स्टेहन, जिसको एम्पैथी भी बोलते हैं, भी वेबर ने दिया था। परिस्थिति समूह की बात की थी वेबर ने, जिसमें जाति, प्रजाति, वर्ग की बात की थी। पद्धति शास्त्र वेबर से रिलेटेड है। तार्किक, वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई सत्ता, 4 प्रकार की सत्ता की बात की थी वेबर ने। और लाइफ चांसेस, ये टर्म जो है जीवन अवसर, ये भी वेबर से संबंधित है। उसके अलावा पैट्रिशियन और ग्लोबिनियन नगर, वेबर ने दिया था यह अवधारणा। वैचारिक निर्धारणवाद किसको बोला जाता है? वेबर को।
मार्क्स का भूत किसको बोला जाता है? ये वेबर को बोला जाता है। देखिए कभी कभी पूछा जाता है समाजशास्त्र एक पद्धति है, ये किसने बोला था? तो ये वेबर ने बोला था। वेबर के कुछ कथन भी हैं। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, वेबर ने कहा था। सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया था, किसने? वेबर ने दिया था। उसके अलावा हीगल भी थे। वर्ग, जाति और शक्ति की बात की थी वेबर ने। धार्मिक नैतिकता की बात की थी वेबर ने। परिस्थिति समूह शब्द गढ़ा था किसने? स्टेटस की बात किसने की थी? ये शब्द वेबर ने। एक तार्किक क्रिया के रूप में नौकरशाही की बात की थी वेबर ने। देखिए वेबर के अनुसार जो समाज है वो वर्ग के आधार पर विभाजित होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित होते हैं। इन्होंने संपत्ति, ख्याति, अधिकार यानी वेल्थ, स्टीम एंड अथॉरिटी की अवधारणा बात की थी। अब वेबर के कुछ ये बुक्स हैं। द राइज ऑफ कैपिटलिज्म जो कि 1922 में आई थी। उसके बाद द सिटी, वेबर और पार्क ने मिलकर लिखी थी 1924 में। फिर द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद में सहायक माना था। समिति की अवधारणा के विकास में टॉनिज, मैक्स वेबर, मैकाइवर का योगदान उल्लेखनीय है। इन तीनों ने इसमें अपना योगदान दिया था। इम्परेटिव सोशियोलॉजी के प्रवक्ता किसको कहा जाता है? वेबर को कहा जाता है। कॉजल एक्सप्लेनेशन, कारकी व्याख्या। देखिए ये सब जो वर्ड हैं ये की वर्ड है। इनको अगर याद रहेगा तो जैसे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम, अगर ये की वर्ड हमें याद रहेंगे तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात किसने की थी? वेबर ने की थी। मूल तटस्थता। वैल्यू रेलिवेंस की बात की थी। एक्शन की बात तो वेबर करते ही हैं। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को क्या कहा था? उसे लोहे के पिंजरे का प्रशासन तंत्र कहा था। और विश्व के प्रति मोह भंग, इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए किया था, यानी नौकरशाही के लिए। लोहे का पिंजरा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नौकरशाही को लोहे के पिंजरे के प्रशासन तंत्र किसने कहा है? तो ये सारे कीवर्ड हैं जो कि हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पुश्तैनीवाद की बात की थी। पैटर्नलिज्म, द लेजिटिमेट फोर्स की बात की थी वेबर ने। चर्च तथा पंथ की अवधारणा में भेद किया था मैक्स वेबर ने। समाजशास्त्र सामाजिक मानव को समझने का वर्णनात्मक प्रयास है, वेबर ने बोला था। ये इनके कथन है। वेबर के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था, 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात तो की ही थी, इसके बाद इन्होंने सोशल सिस्टम की बात की थी, सामाजिक व्यवस्था की भी बात की थी और इसके 3 प्रकार बताया था: सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था। वेबर ने मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना भी की थी। वे आर्थिक कारकों के स्थान पर धर्म को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं। मार्क्स, वेबर ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म को ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना। अतः धर्म बदलता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। देखिए जैसे कार्ल मार्क्स थे, वो केवल हर चीज़ का जिम्मेदार आर्थिक को ही मानते थे। उनका कहना था कि आर्थिक कारक के कारण ही ये सारे जो वर्ग विभाजन होता है ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वेबर ने कहा नहीं, आर्थिक कारणों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो वर्ग विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने धर्म को ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना था। वेबर धर्म को परिवर्तन लाने वाला वेरिएबल मानते हैं। देखिए सोशल एक्शन की बात वेबर ने किस में किया था? सोशल एक्शन की बात वेबर ने अपने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप पारंपरिक सामाजिक क्रिया है। यानी उन्होंने जो सामाजिक क्रियाएं बताई थी 4 तरह की, उसमें उन्होंने कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है वो हमारी पारंपरिक सामाजिक क्रिया है। ये कुछ कीवर्ड हैं: संघर्ष, समुदायीकरण, समुच्चय तथा निगम समूह। ये सारे कीवर्ड वेबर से रिलेटेड हैं। असामाजिक क्रिया पे जोर देने वाले वेबर तो थे ही, इसके अलावा पार्सन्स और पेरेटो थे जो कि सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। धर्म और सामाजिक संरचना की बात कौन करता है? वेबर करते हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, इसके प्रवक्ता वेबर थे। और इस समाजशास्त्र में यानी सोशियोलॉजी में इसकी 3 धाराएं भी आई थी।
यानी जो मेन हमारा इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है इसके मेन प्रवक्ता थे वेबर। इसके बाद हमारी जो 3 धाराएं थी, पहला था हमारा फेनोमेनोलॉजी, दूसरा था हमारा एथनोमेथोडोलॉजी और तीसरा था हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शन। तो ये इसके प्रमुख जो थे वो वेबर ही थे। इसके बाद ये सारे जो हमारे नए सिद्धांत आए थे जो कि अल्फ्रेड सूट्ज, एर्विंग गॉफमैन, इन सब ने दिया था। आदर्शवाद का अभिप्राय हमारे विचार, मूल्य हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ये वेबर ने कहा था अपने पूंजीवादी सिद्धांत में। इन्होंने आदर्शवाद, आइडियल टाइप की बात की थी। उसके बाद उपयोगितावाद का अभिप्राय है कि किसी भी क्रिया की उपयोगिता अवश्य होती है। ये बंथम, मिल और वेबर का उपयोगितावाद था। यानी उपयोगितावाद के बारे में भी वेबर ने कहा था। देखिए, जो वेबर थे उन्होंने मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की आलोचना की थी और वेबर संपत्ति स्थिति के अलावा सामाजिक परिस्थिति को भी महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। मार्क्स जो थे वो केवल संपत्ति स्थिति को ही मानते थे, लेकिन जो वेबर थे उन्होंने कहा कि नहीं, आर्थिक कारण यानी संपत्ति के अलावा भी जो हमारी एक सोशल स्टेटस जो हमारा होता है, जो कि बाजार में समझ में आता है कि हमारा क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ग का विभाजन होता है। देखिए, यहाँ वेबर ने कहा था कि वर्ग जो होता है, वर्गों के भीतर भी स्तरीकरण होता है। मार्क्स की जो अवधारणा थी न तो वर्ग का विश्लेषण कर पाती है और ना ही वर्ग के भीतर स्तरीकरण के, इसलिए मैक्स वेबर ने मार्क्स की आलोचना की थी। वेबर ने एक अन्य स्थिति का वर्णन किया जिसे बाजार स्थिति, मार्केट सिचुएशन कहा है, अर्थात वर्ग 2 आधार पर परिभाषित किए जा सकते हैं। इन्होंने बताया संपत्ति स्थिति, बाजार स्थिति। यानी मार्क्स जो थे वो केवल आर्थिक की बात करते हैं कि इकोनॉमी ही सब कुछ है, वही वर्ग का निर्धारण करती है। लेकिन वेबर ने कहा कि नहीं, बाजार स्थिति जो हमारी होती है, संपत्ति स्थिति के अलावा हमारा एक बाजार स्थिति भी होती है, वो भी इसमें वर्ग के निर्धारण में सहायक होती है कि हमारा जैसा स्टेटस होता है उसी तरीके से हमारा जो है वर्ग का निर्धारण होता है। और वेबर ने बताया कि यही 2 आधार जो है हमारे, यानी जो हमारी संपत्ति स्थिति और हमारी बाजार स्थिति है, इसी का विभाजन उन्होंने 4 वर्गों में किया। उन्होंने बताया कि इसी के आधार पर वर्गों का विभाजन होता है और इसी के आधार पर वेबर ने 4 वर्ग बताए। पहला उन्होंने बताया पूंजीपति वर्ग, दूसरा उन्होंने बताया पेटी बुर्जुआ वर्ग, तीसरा उन्होंने बताया बौद्धिकों का वर्ग और चौथा उन्होंने श्रमिक वर्ग। और कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? कार्ल मार्क्स ने केवल 2 वर्ग बताए थे, श्रमिक और मालिक। देखिए, वेबर ने स्तरीकरण की विवेचना केवल वर्ग के आधार पर ही नहीं की। उनके अनुसार सामाजिक परिस्थिति और शक्ति के भी वर्ग निर्धारण के आधार हैं। वेबर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति और शक्ति के आधार पर भी वर्ग की संरचना होती है, इसलिए वेबर ने एक नया शब्द दिया, सामाजिक परिस्थिति। देखिए, अभी जो हम बात कर चुके हैं कि बस मार्क्स और वेबर में यही डिफरेंस है कि मार्क्स ने हर चीज़ को सिर्फ इकोनॉमी से संबंधित माना कि वही एक मेन रीजन है हमारे जो हमारा समाज में जो हमारे वर्ग का विभाजन होता है। लेकिन वेबर ने कहा नहीं, जो सामाजिक स्थिति होती है और जो शक्ति होती है उसके आधार पर वर्ग की संरचना होती है। इसीलिए इन्होंने एक नया शब्द दिया था, सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस। यानी हमारा सोशल स्टेटस मार्केट में जैसा होगा उसी के आधार पर हमारा वर्ग का विभाजन होगा। वेबर के अनुसार क्या होता है? प्रतिष्ठा का असमान वितरण होता है, यानी जो हमारी स्टेटस है हमारा, उसका असमान वितरण होता है, यानी सबका अलग अलग स्टेटस होता है। वेबर ने कहा था जाति एक परिस्थिति समूह है, यानी जाति एक स्टेटस ग्रुप है। जाति में भी देखिए छोटी जाति और ऊंचे कास्ट के होते हैं अलग अलग, और उसी के आधार पर समाज में हमारा स्टेटस निर्धारण होता है। यदि हम छोटी जाति के हैं तो हमारा समाज में क्या स्टेटस होगा, यदि हम ऊंची जाति के हैं तो समाज में हमारा क्या स्टेटस होगा। तो उन्होंने कहा कि जाति एक स्टेटस ग्रुप है। इसके अलावा देखिए, स्तरीकरण का दूसरा आधार राजनीतिक शक्ति है। पहला आधार तो उन्होंने कहा कि हमारा जो स्तरीकरण होता है वो हमारा सोशल स्टेटस कैसा है उसके आधार पे होता है, और लेकिन दूसरा आधार उन्होंने बताया कि जो हमारा स्तरीकरण होता है उसका एक रीजन राजनीतिक शक्ति भी है, यानी हमारे पास पॉलिटिक्स पावर जैसे है उसके आधार पर हमारा स्तरीकरण होगा। यदि हमारे पास राजनीतिक पावर है तो हमारा समाज में जो स्टेटस होगा उसके आधार पर हमारा स्तरीकरण होगा।
इसके अलावा वेबर ने सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवस्था, इसके बाद उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की भी बात की थी। उन्होंने विचारों, नैतिक और धर्म को सामाजिक परिवर्तन का कारण माना। वेबर के परिवर्तन के सिद्धांत को विचारात्मक सिद्धांत कहते हैं। वेबर ने मार्क्स की स्पष्ट आलोचना की और उपरोक्त सिद्धांत दिया। वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, यहूदी और इस्लाम, और पाया कि पूंजीवादी उन देशों या क्षेत्रों में अधिक विकसित हुआ जहां प्रोटेस्टेंट मत के काल्विन शाखा के लोग रहते थे। यानी वेबर ने सामाजिक परिवर्तन को देखने के लिए 6 धर्मों का अध्ययन किया था कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन होता है, क्या धर्मों का उनमें महत्व है या नहीं जो हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। तो उन्होंने पाया कि उन देशों में या क्षेत्रों में अधिक विकास होता है जहाँ पे प्रोटेस्टेंट मत या काल्विन शाखा के लोग रहते थे। और वेबर ने उन धर्मों का अध्ययन करने के बाद पाया कि जो हमारे विचार होते हैं या जो हमारी नैतिकता होती है उसकी भूमिका विकास में अहम होती है। यानी जो हमारे विचार होते हैं, हमारे विचारों की ही भूमिका होती है हमारे विकास में। अर्थात विचार, नैतिकता और तर्कसंगतता सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। उन्होंने उन धर्मों का अध्ययन करने के बाद यही पाया कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है यानी जो हमारा विकास होता है उसमें हमारे विचार या नैतिकता। और इसके अलावा देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ एकदम डीपली नहीं कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, बस जो मेन पॉइंट है उनका उसको हम ऐसे ही नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स हैं उनको समझ रहे हैं, और इसके अलावा जो उनके मेन पॉइंट हैं। देखिए, उन्होंने जो 6 धर्मों का अध्ययन किया था उसमें उन्होंने जो बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म वाले जो थे वो हर काम को तर्कसंगत ढंग से करते थे, यानी हर काम को वो लॉजिकली करते थे। प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे उनका मानना था कि जो भी काम है वो ईश्वर का बुलावा है, यानी ईश्वर का कॉलिंग है, उसे हमें पूरा करना है, तभी ईश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। वेबर ने पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो राजनीतिक दल थे, वेबर ने कहा कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो शक्तिगृह हैं और यह सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। वेबर के अनुसार राज्य एक ऐसी प्रणाली है जो शक्ति के एकाधिकार के प्रयोग की शक्ति रखती है। वेबर ने जनतंत्र और नौकरशाही को परस्पर विपरीत ध्रुव माना है। पॉलिटिक्स एज वोकेशन, ये वर्ड वेबर से रिलेटेड है। पॉलिटिकल मास्टर्स, राजनीतिक मालिकों को नौकरशाही की लगाम कसकर रखनी चाहिए। ये किसने कहा था? वेबर ने कहा था। वेबर के अनुसार जनतंत्र जनता शासन नहीं है, अपितु यह एक प्रणाली है जो कि अभिजनों को चुनने की विधि है। ये वेबर की कुछ अवधारणाएं हैं। लाइफ चांसेस की अवधारणा, वेबर। रिलीजन, पॉलिटी एंड आइडियोलॉजी, वेबर। मल्टीपल फैक्टर फॉर सोशल चेंज, पॉजिटिविज्म इज आल्सो रिजेक्टेड बाय वेबर। ये वेबर ने प्रत्यक्षवाद को, ये पहले ही हम बता चुके हैं कि वेबर ने काम्टे के प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार कर दिया था। वर्स्टेहन वैल्यू मेंटल अप्रोच, वेबर। एम्पैथी, तदानुभूति या परानुभूति, इसके बारे में वेबर ने बात किया था। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन, जो कि 4 टाइप के बताए थे। इसके अलावा जाति और जनजाति दोनों ही परिस्थिति समूह है, ये किसने कहा था? वेबर ने कहा था। मूल्य संदर्भ की अवधारणा वेबर ने दिया था। समाजशास्त्र को मूल्य उदासीन विज्ञान कहते हैं, वेबर कहते हैं। अंतरक्रिया को प्रक्रिया मानते हैं, वेबर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये भी वेबर से संबंधित है। देखिए, इसके अलावा समाजशास्त्र की एक शाखा धर्म का समाजशास्त्र विकसित करने में किसने योगदान दिया था? वेबर ने। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि वेबर जो थे वो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते थे, सामाजिक व्यवहारवाद से संबंधित थे हुए। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, और अभी आगे वेबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी आप मेरी वीडियोस देख सकें। वंस अगेन थैंक यू।